Okay, so my dear students, I hope you must have understood the special theory of relativity that I taught you. Now let's continue further knowing more about Albert Einstein's life. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. आइंस्टीन एक तरफ तो फिज़िक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उन्हें सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वहीं उनकी जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ थी इट हैड स्टार्टेड टू अनरेवल मतलब उनकी वो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी अफेक्ट होने लगी। अल्बर्ट चाहते थे, जैसा कि हमने मिलेवा मेरिक के बारे में पढ़ा, अल्बर्ट चाहते थे मिलेवा से शादी करना अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद, बट उनकी मदर इस शादी के अगेंस्ट थी। मिलेवा वॉज एक्चुअली 3 years ओल्डर देन अल्बर्ट। मिलेवा अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, तो उनकी मदर, ऑब्वियसली एवरी मदर हैज़ अ कंसर्न फॉर हर किड, तो उनकी मदर को लगा कि उन जो मिलेवा जो कि 3 साल बड़ी हैं अल्बर्ट से, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उनसे, और ये इतना एज गैप वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस शादी को मना कर दिया, वो शादी के ख़िलाफ़ थी। एंड दी अदर थिंग वॉज मिलेवाज इंटेलिजेंस। मिलेवा भी उतनी ही इंटेलिजेंट, उतनी ही पढ़ाई में तेज़, उतनी ही स्टूडियस थी, तो उन्हें बस इसी बात का डर था कि वो कहती थी अल्बर्ट से, शी इज़ अ बुक लाइक यू। वो कहती हैं कि वो भी तुम्हारी तरह एक बुक है, किताब है पूरी, मतलब पढ़ाई में घुसी रहती है, दोनों एक जैसे हो, दोनों पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में लगे रहते हो। सो शी डिड नॉट फाइंड एनी फ्यूचर। उन्हें लगा नहीं कि इन दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पढ़ते रहते हैं, दोनों किताबों में घुसे रहते हैं, इसीलिए उनकी मदर ने उस शादी के लिए मना कर दिया था। शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट एंड द वेडिंग वॉज पुट ऑफ। वो शादी उनकी मदर के डिसएग्रीमेंट की वजह से अल्बर्ट हैड टू पुट ऑफ द वेडिंग। आइंस्टीन ने अपनी शादी होल्ड कर दी। फाइनली फिर 1903 में, 3 साल बाद, 1900 में ग्रेजुएशन के बाद वो शादी करना चाहते थे, मदर ने मना किया, तो 3 साल बाद फाइनली 1903 में उन्होंने शादी की एंड दे हैड 2 sons। 2 बेटे हुए उनके, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हुआ, द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब उनकी जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन था, जो रिलेशन था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। मिलेवा का, अब जैसे कि उनकी मदर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये भी इतनी पढ़ी लिखी, तुम भी इतने पढ़े लिखे, फैमिली की जगह तुम हमेशा आप दोनों अपनी अपनी पढ़ाई और अपने अपने करियर को इम्पोर्टेंस दोगे, तो यही हुआ। मिलेवा की जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, मतलब उसका जो लाइफ में अपनी पढ़ाई को लेकर और अपने करियर फ्यूचर को लेकर जो गोल था, वो धीरे धीरे फैमिली की वजह से कहीं ख़त्म होने लगा था, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी, एक ऐसी हाउसवाइफ जो खुद खुश नहीं थी। एंड इफ़ अ हाउसवाइफ इज़ नॉट हैप्पी हरसेल्फ, शी कैन नॉट कीप हर फैमिली हैप्पी। और इस वजह से कई सालों तक लड़ने के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1903 में उनकी शादी हुई, और 1919 में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, दे टुक अ डिवोर्स। और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कज़िन एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टीन का जो नया लाइफ का पर्सनल चैप्टर शुरू हुआ एल्सा के साथ, जो नया उन्होंने अपनी लाइफ का पर्सनल चैप्टर शुरू किया, इट कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। कोइंसाइड करना मतलब कोलाइड करना, संयोगवश ऐसा हुआ, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि इधर उन्होंने अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट किया और इधर वो धीरे धीरे फेमस होने लगे। ही राइज टू फेमस होने की तरफ आगे बढ़ने लगे। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसने ग्रेविटी को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। ग्रेविटी हमें पता है क्या होता है। ग्रेविटी अर्थ की वो पावर है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है कि अगर हम अर्थ पे खड़े रह पाते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। मून में, स्पेस में हम उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाएं तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, वो एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का वो फोर्स है जो चीज़ों को पकड़ के रखता है और हम सीधे खड़े हो पाते हैं। तो ग्रेविटी के इंटरप्रिटेशन, ग्रेविटी को इंटरप्रेट करना, ग्रेविटी को समझना, उसके टुवर्ड्स उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक
नया जो है वो एक कुछ नया इनोवेशन उसमें किया और वो धीरे धीरे अल्बर्ट आइंस्टीन फेमस होने लगे। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Eclipse का मतलब होता है ग्रहण। तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करके पता लगाया कि 1919 में इस तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है, और जब वो ग्रहण हुआ तो लोगों ने भी मान लिया कि हाँ ये सही है, और उनकी जो थ्योरी थी उसको प्रूफ कर दिया गया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने अपने कैलकुलेशंस के थ्रू ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब सूर्य से रोशनी आती है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक तारे से टकराकर वो रोशनी डिफ्लेक्ट होगी, और उस डिफ्लेक्शन की वजह से एक्लिप्स होगी। तो ये डिफ्लेक्ट होना मतलब अपना पाथ चेंज कर लेना, अपने रास्ते से भटक जाना। तो वो रोशनी सूर्य से आ रही है और सूर्य में भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो उस रोशनी को अपनी तरफ भी खींच रही है, तो उसकी वजह से एक तारे से टकराकर वो रोशनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो एक्लिप्स, वो ग्रहण की तरह धरती पर पड़ेगी। ये उन्होंने कैलकुलेट किया था, और वो कैलकुलेशन के आधार पर जो उन्होंने डेट और डे बताया था उस दिन वो एक्लिप्स हुआ भी। So the newspapers proclaimed his work as scientific revolution. न्यूज़पेपर ने उनके इस काम को साइंटिफिक रेवोल्यूशन करार दिया, क्रांति, मतलब साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति थी वो। आइंस्टीन ने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ जीता 1921 में, एंड आफ्टर दैट ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। अब ऑब्वियस सी बात है, नोबेल प्राइज़ जीत लिया, इतनी बड़ी बात उन्होंने दुनिया को साबित कर दी। सो ही वॉज गिवन सो मैनी प्राइजेज, और बड़े बड़े इवेंट्स में उनको इन्विटेशंस दिए जाने लगे, और प्रेस और मीडिया ने उन्हें घेर लिया। अब हम बात करेंगे उस टाइम की जब नाजी कौन थे? हिटलर का नाम बेटा आप लोगों ने सबने सुना है। तो हिटलर जो था वो नाजी पार्टी का लीडर था। नाजीज मतलब हिटलर के लिए काम करने वाले लोग। नाजी एक पूरी कम्युनिटी थी जिसने जर्मनी को काफ़ी साल तक रूल किया, और उनका नाम था लीडर का नाम था हिटलर। तो नाजीज ने क्या किया था, उन्होंने जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था, और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, मतलब जो भी नाजी के अलावा, जो प्योर जर्मन के अलावा जितने भी अदर कम्युनिटी के लोग थे, वो उनको मार मार के वहाँ से भगा रहे थे। हिटलर अपना काम वहाँ पर उसने शुरू कर दिया था। तो जब नाजी ने जर्मनी को पर पावर अपना लिया, जब नाजी जो है वो जर्मनी को रूल करने लगे 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन को समझ में आ गया कि अब जर्मनी में रहना सेफ़ नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से अमेरिका चले गए। 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई। अब समझो कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक कोई भी मैटर होता है, छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस एटम होते हैं। एक एटम के सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियस को जॉइन करके एक विस्फोट किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। नाजीज़ के जर्मनी को पावर करने के बाद में 5 साल बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिजन डेवलप किया, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन, अब सबको साइंटिस्ट को पता था कि ये न्यूक्लियर फिजन कितना ख़तरनाक हो सकता है, और अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया को तबाह कर सकता है। तो जर्मनी का एक स्टेट है बर्लिन में उन्होंने जब ये न्यूक्लियर फिजन की टेस्टिंग करी और वो सक्सेसफुल रही, तो जितने भी अमेरिका के साइंटिस्ट थे ना, वो सब डर गए और वो परेशान हो गए कि अब तो जर्मनी सब कुछ बर्बाद कर देगा। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. जिस तरह से आइंस्टीन भी खतरा देखते हुए वहाँ से चले गए थे, उसी तरह बहुत सारे और दूसरे साइंटिस्ट भी जो थे वो वहाँ से भाग गए। And now they were afraid that Nazis could build and use atomic bomb. अब उन्हें ये डर था कि नाजीज एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे भी और उसका यूज़ भी करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब के थ्रू अटैक कर।
At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. तो आइंस्टीन के एक कलीग ने, उनके साथ काम करने वाले एक पर्सन ने आइंस्टीन को रिक्वेस्ट की, और उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने वार्न कर दिया, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब बना और ऐसा कोई बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ किसी भी पोर्ट एरिया में, पोर्ट एरिया मतलब समुद्र के किनारे शहर बसे होते हैं जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, तो वो कहते हैं कि अगर किसी भी एरिया में ऐसा एक भी बॉम्ब अगर फेंक दिया गया, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, कि अगर ऐसा कोई भी बॉम्ब ऐसे किसी भी जगह में, क्षेत्र में अगर गिरा दिया गया तो वो उस पूरी सिटी को तो बर्बाद करेगा, साथ में आसपास की भी टेरिटरी, आसपास की भी सिटीज़ को ले डूबेगा. इतना खतरनाक वो हो सकता था. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. उन्होंने तो ये जो जानकारी दी थी वो चेतावनी देने के लिए, वो अवेयर करने के लिए दी थी, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ. उल्टा अमेरिका वालों ने ही एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया और वो सीक्रेट प्रोजेक्ट में किसी को पता भी नहीं चलने दी, क्योंकि अगर पता चलती तो लोग उन पर अटैक करते. सीक्रेटली एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया और जापान की 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में वो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया अगस्त 1945 में. बेटा, जब हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब्स ड्रॉप हुए तब इतने लेवल पर तबाही मची थी कि पूरे के पूरी दोनों सिटीज़ ख़त्म हो गई थी. वहाँ के सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग मर गए थे, और जितने बचे थे उन लोगों को बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो गई थी, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलती है वो बॉडी में अंदर तक जाती है. ये कंडीशन थी कि उसके बाद भी जब भी बच्चे वहाँ पर, कई सालों तक ऐसा हुआ कि जो भी बच्चे वहाँ पर पैदा हुए वो उन इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ में पैदा हुए. वो जो रेडिएशंस की वजह से तबाही मची थी वो अंदर तक इतनी लोगों की बॉडी में फैल चुकी थी कि उनके आने वाले जनरेशन्स भी उस चीज़ से बची नहीं रह पाई. अब जब आइंस्टीन ने ये देखा, ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इतनी तबाही मची, आइंस्टीन उस तबाही को देखकर बुरी तरह हिल गए. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि साइंस कभी इतना नेगेटिव हो सकता है. अब उन्होंने इस टाइम सोचा कि अब यूनाइटेड नेशंस की मदद लेनी पड़ेगी. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ बेटा, तो यूनाइटेड नेशंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका काम था सारी कंट्रीज़ को एक साथ लेकर आना और उनके बीच के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना. तो अब उन्होंने सोचा कि अब मेरी हेल्प सिर्फ एक यूनाइटेड नेशन जैसा ग्रुप ही कर सकता है. तो उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा. पब्लिक मिसिव मतलब एक लंबा ऑफिशियल लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब कुछ बताई. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. उन्होंने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसे दुनिया के सारे देश माने. अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. अब क्या हुआ कि उन्होंने जो रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका कुछ तो असर हुआ था रूजवेल्ट पर, फिर चाहे वो जैसा भी हो. लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा तो उस लेटर का यूनाइटेड नेशन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने इसके तरफ कोई भी स्टेप नहीं लिया. बट अगले 10 साल के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया. अब पॉलिटिक्स कैसा? बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला पॉलिटिक्स. अगर लोगों तक कोई बात पहुंचानी है तो बेस्ट तरीका होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग सुनते हैं उसमें नेताओं की, फिर चाहे वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है. ये तो हम सभी जानते हैं कि नेता आजकल जो भी बोलते हैं लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो उन्होंने ये पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा ज़रिया समझा लोगों तक पहुंचने का, और वो पॉजिटिवली पॉलिटिक्स को यूज़ करना चाहते थे और वो कर रहे थे. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग आर्म्स बिल्डअप. आर्म्स का मतलब होता है हथियार. तो उन्होंने क्या किया कि
पॉलिटिकल पावर यूज़ करके लोगों को रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया, कंट्रीज़ को समझाया कि आर्म्स बिल्डअप, आर्म्स मतलब हथियार जो देश बनाते हैं, कैसे जो भी हथियार हो उन हथियारों का के बनने पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि हथियार ही नहीं होंगे तो लोग आपस में लड़ना बंद कर देंगे। एंड यूजिंग इज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने फेमस थे दुनिया में, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया पीस और डेमोक्रेसी लाने के लिए, लोगों के बीच में शांति पैदा करने के लिए और दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए। आइंस्टीन की डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76 ईयर्स ऑफ एज में आइंस्टीन की डेथ हुई। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब उनकी डेथ हुई तब वो साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, जीनियस तो वो साइंस के फील्ड में डेफिनेटली थे, बट उन्हें एक विजनरी माना गया। विजनरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूर की सोच रखता है, जो दूर दृष्टि रखता है। A person who can think about the future in original and intelligent way. एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर के बारे में अच्छा और इंटेलिजेंट सोच सके कि अगर ये होगा तो आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर कैसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो देश आगे क्या फ्यूचर उनका हो सकता है। तो वो विजनरी थे। विजनरी मतलब दूर की सोच रखने वाले। वो एकदम से अचानक हैस्टिली जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते थे, वो पहले सोचते थे कि इस काम को करने का क्या नतीजा होगा। एंड ऑल्सो अ वर्ल्ड सिटीज़न। वर्ल्ड सिटीज़न का मतलब आइंस्टीन किसी एक देश या किसी एक राष्ट्र के नहीं थे, वो पूरी दुनिया के थे, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते। सिटीज़न होता है किसी एक कंट्री का, इंडियन सिटीज़न, अमेरिकन सिटीज़न, फ्रेंच सिटीज़न, ब्रिटिश सिटीज़न, बट आइंस्टीन वर्ल्ड सिटीज़न थे। उनका जन्म भले ही जर्मनी में हुआ था, बट उनकी जो चिंता, उनकी जो फ़िक्र और उनका जो काम करने का तरीका था वो पूरी दुनिया के लिए था, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न कहा जाता है। So this was all about Honorable Albert Einstein, sir. I hope, my dear students, you all must have understood whatever I taught you about Albert Einstein. Go through the lesson, all of you. Read it once and then try to understand the explanation once again. That's all for the lesson. Thank you and have a good day, everyone.